चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। देखें, हमने देखा था कि क्लास 7 में बूझो और पहेली ने प्रोफेसर अहमद के टीपू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे और कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने लगे। अत्यंत उत्सुक थे क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे और कुछ ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोक चाऊ वन्य जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यानी बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र, बांध संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। देखते हैं वनोन्मूलन एवं इसके कारण। पहली कहती है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव एवं अभयारण्य एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो देखते हैं वनोन्मूलन एवं इसके कारण। देखते हैं हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतुएं पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार के रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने का, प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनों में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग। दावानल एवं भीषण सूखा की वन उन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। क्रियाकलाप है। अपनी सूची में वन उन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा उन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित से वर्गीकृत कीजिए। वन उन्मूलन के परिणाम देखें। पहली एवं बूझो ने वन उन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्होंने स्मरण किया कि वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी न्यूनीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रो अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी और इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। बुझो कहता है उन्मूलन से एक ओर जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को भोजन बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और कम वृक्षों के अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का प्रग्रहण कर लेती है और अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्मन होता है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वन उन्मूलन है और किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। क्लास 7 में स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। हमने पढ़ा था और भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है और मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में हुमस की कमी आती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है और इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जलधारा क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह में से जल के निचले की ओर अंतर्श्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं और इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। क्रियाकलाप उन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन की प्रभावित होते हैं और कैसे ये प्रभावित होते हैं वन्य जीव प्रणाली और कारणों की सूची बनाकर अपनी एक कक्षा में हम चर्चा कर सकते हैं। और ये देखते हैं वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण देखते हैं। वनों उन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहली एवं बूझो चिंतित थे और वे प्रो अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन्य एवं वन्य प्राणियों के किस प्रकार बचाया जा सकता है।
प्रो अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया और इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र में पौधे और जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचली पश्चिमी घाट के समान है। प्रो अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन्य कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशक करने का अनुरोध किया और उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध है। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाई है। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र वनस्पति जात और प्राणी जात उनके अनेक आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। और अभयारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभन से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? तो वन्य जीव, पौधे और जंतु उस संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। क्रियाकलाप जिससे अपने जिले, प्रदेश या देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या लिखिए और सारणी 7.1 में भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखाचित्र में भी दर्शाइए। जैव मंडल आरक्षण देखें। प्रो अहमद एवं माधव जी ने 7 बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया और माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता होती है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सत्यपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य पाए जाते हैं। क्रियाकलाप आपने अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाई और इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभन उत्पन्न कर सकते हैं और मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है और अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में भी हम नोट्स कर सकते हैं। देखते हैं पेड़, पौधे एवं जीव जंतु। तो बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की इन हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों की देख प्रसन्न हुए। पहली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रो अहमद ने उसे रोका और उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। शाल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वन, फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है तथा चिनकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन और चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं।
विशेष क्षेत्रीय प्रजाति देखें तो बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए और बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गया। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है और वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है, यानी प्रजातियाँ है पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं और ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित शाल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जात को उदाहरण किया और विषम भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्रणाली है। प्रो अहमद ने बताया कि इनके आवास में नष्ट होने बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास का प्रभाव पड़ सकता है और तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं और इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्य को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं और एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य देखे। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रो अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी यानी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित होते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी ने पुनः बताया कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पुनः निषिद्ध होता है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन्य भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण यानी वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चे को प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने का कहा गया और उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर का वह क्षेत्र जहां हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली और गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कक्ष मगरमच्छ और अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित है। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। बुझो कहता है चिड़ियाघर और प्राणी जात अभयारण्य में क्या अंतर है। यहाँ क्रियाकलाप है, देखते हैं। निकट के चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए और वहाँ प्राणियों को किन परिस्थितियों में आप देख रहे हैं या रखा गया है इसका परीक्षण कीजिए और वनों में जंतुओं के जीवन के लिए प्रयुक्त हैं और क्या वे जंतुओं के लिए जीवन के लिए प्रयुक्त हैं। क्या जंतु प्राकृतिक आवास का अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं। आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्रकृति आवास। देखें राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा हुआ था और जिस पर लिखा हुआ था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे और माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है और इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है और शरण भी स्थित है और इन वनों में मनुष्यों की गतिविधियों के
प्रागैतिहासिक प्रमाण है जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में बताता है। चट्टानों के इस मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है और जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों के बजते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी ने बताया कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों को उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। बुझो कहता है, क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की इस संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह असंरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस तथा बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे और वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बूझो को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुका था और कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने के कारण उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। पहली कहती है, क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? माधव जी ने पहलू को बताया कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की भी संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि की निर्दयता से मार डालने और परितंत्र में अनेक महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं ही हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं परंतु पहुंचा रहे हैं और यद्यपि वे हमारे लाभ पहुंचा रहे हैं। उनको हम मार कर स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं तो परितंत्र के उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं जिसके बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ चुका था। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। बूझो कहता है, मुझे आश्चर्य होगा कि यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। देखते हैं, रेड डाटा पुस्तक प्रो अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं और वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और पौधे, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी के लिए यहाँ वेबसाइट दिया गया है, इससे हम पता कर सकते हैं। उसके बाद प्रवास देखें, माधव जी ने निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है और वह तावा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी ने बताया कि यह प्रवासी पक्षी है। ये पक्षी संसार के अन्य भागों में उड़कर यहाँ आए हैं और जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे कि हमने इसके बारे में भी क्लास 7 में पढ़ा था। पहली कहती है, क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध हो तो। कागज का पुनः चक्रण देखें। प्रो अहमद बच्चों का ध्यान वनों उन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रो अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार
तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। और यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज का बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, उनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पाद के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा का बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पाद के उपयोग में आने वाली हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। बूझो कहता है क्या वन्य उन्मूलन का कोई अस्थायी हल है? देखते हैं वन्यारोपण। देखते हैं प्रो अहमद का सुझाव है कि वन्य उन्मूलन का उत्तर वन्यारोपण है और वन्यारोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उन वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप में भी वन्य का पुनर्वनरोपण हो सकता है। यदि वन उन्मूलन क्षेत्र को आबादी छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनः स्थापित हो सकता है। और प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधि का कोई स्थान नहीं है और हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट पहुंचा चुके हैं। और यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण की एक मात्र विकल्प है। प्रो अहमद ने उन्होंने बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है और साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं था। वास्तव में वापस आने के बाद प्रो अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। प्रमुख शब्द जैव विविधता, जैवमंडल आरक्षण या संरक्षण, वनों उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, परितंत्र संकटापन्न, स्पीसीज विशेष, क्षेत्रीय स्पीसीज, विलुप्त प्राणी जात, वनस्पति जात, प्रवासी पक्षी के बारे में पढ़ा। और राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा पुस्तक, पुनर्वनरोपण और अभयारण्य। देखते हैं क्या आप जानते हैं विश्व में जंगली बाघों के आधी से अधिक संख्या भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 65% एशियन हाथी, 85% एक सींग वाले गेंडे एवं 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। और विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6ठा स्थान है। विश्व के 13 जैव विविधता तपस्थलों में से 2 भारत में स्थित है। यह है पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम घाट। यह क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी है और आज वन्य प्राणियों की वो सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से अनेक आवास नष्ट होने का है। और भारत में विश्व की संकटापन्न स्पीसीज की संख्या 172 है जो विश्व की संकटापन्न स्पीसीज का 2.9% है। और इसमें स्तनधारियों की 53 स्पीसीज, पक्षियों की 69, सरीसृप की 23 एवं एम्फीबियन यानी जल स्थल चर को 3 स्पीसीज शामिल है। भारत में एशिया की कुछ दुर्लभ प्रजाति जैसे बंगाल लोमड़ी और संगमरमरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा और भारतीय गेंडा, गोर, जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि पाए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम इन वेबसाइटों का प्रयोग कर सकते हैं। पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय, भारत सरकार, और इनके यहाँ पे हम सर्च करके देख सकते हैं। पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी विभाग, पर्यावरण भवन, NCGO कॉम्प्लेक्स ब्लॉक B, लोरी रोड, नई दिल्ली। इसके बाद उसके बाद वेबसाइट से हम सर्च करके देख सकते हैं।